ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी को दिखता है कि हम कल चर्चा की थी, हम सबने नेचुरोपैथी के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, पंच महाभूतों के बारे में, कैसे पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, इसको हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। कल हमने एक प्रिंसिपल के बारे में भी नेचुरोपैथी की चर्चा की थी। जो प्रथम प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का कि सभी रोग एक हैं, कारण एक है और चिकित्सा भी एक है। आप सब लोगों ने नोट किया होगा ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कैसे सभी रोग एक हैं, कारण एक है, चिकित्सा एक है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण जीवन छोटा बालक है, भोजन वही बालक करता है भोजन, और वही युवावस्था में और ये वृद्धावस्था में सभी वही भोजन करते हैं। घर में जो भोजन बनता है वही भोजन सभी करते हैं। फिर देखें, बालक का विकास होता रहता है, निरंतर ग्रोथ करता रहता है, उसी से वो कैल्शियम भी प्राप्त कर लेता है। युवा अपने लिए एनर्जी प्राप्त कर लेता है, गृहस्थ जीवन बल अपने लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उसी भोजन में। देखिए, भोजन वही है। विचार करें, छोटा बालक खेलने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, बहुत छोटा बालक है। विद्यार्थी काल में अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त करता है, गृहस्थ जीवन में होते हुए अलग तरह से ऊर्जा प्राप्त करता है। वो भोजन वही है। देखिए कितनी जगह डिवाइड हो गया। आंखों को देखने की शक्ति मिलती है, उसी से कानों से सुनने को शक्ति मिलती है, उसी से हमारे हेयर ग्रोथ भी हो रहे हैं। हमारा उसी से सूक्ष्म जो शरीर है, मस्तिष्क जो सोचता समझता है, उसका भी पोषण उसी भोजन से होता है। तो यहां जो समझना ये है, वही भोजन हमारी बीमारी को उत्पन्न करने वाला भी है, जन्म देने वाला भी है। कैसे? क्योंकि शरीर में वही भोजन जो हमारे 5 तत्व वही गए, उन्हीं से बीमारियों का निर्माण हुआ। चाहे वो लीवर में गांठ हुई हो, चाहे यूट्रस में गांठ हुई हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, सभी बीमारियों के मूल में क्या है? एक ही कारण है कि हमारा जो भोजन था वो असंतुलित। भोजन में केवल हम यही नहीं मानते कि जो द्रव्य पदार्थ लेते हैं, इसमें हमारा भोजन में वायु भी आती है, जल भी आता है ना, अन्न तो आता ही है, विचार भी आते हैं, ये भी भोजन के अंतर्गत आता है। कैसा हम लेते हैं शरीर में, इंद्रियों के द्वारा हम क्या ग्रहण करते हैं, तो इससे ही हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ है, अच्छा अथवा बुरा, है ना। तो इसको हम ऐसे अगर समझ पाएंगे तो समझ लेंगे कि हमारा आहार ही हमारा विचार बन जाता है। इसमें बहुत, मैं ये कहूं पहले कि सबसे पहले विचार बनता है, फिर वो आहार के रूप में। जैसे हम किसी पार्टी में गए तो मन में विचार देखता है, आंखें देखती हैं चारों तरफ क्या क्या है, फिर मन संकल्प विकल्प करता है कि हम क्या लें और क्या हमें लेना चाहिए क्या नहीं। कई बार व्यक्ति को डायबिटीज होती है, लेकिन फिर मन उसका रोक नहीं पाता है और वो उसे मीठा को ले लेता है। पता है कि मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन क्या है, वो मीठे को खा लेता है। अच्छा, एक नहीं खाता, फिर सोचता चलो आज ले लेते हैं, कोई बात नहीं, दवा थोड़ा सा ज्यादा लेनी पड़ेगी। एक अच्छा लगा तो 2 पीस ले लेता, फिर उसको मीठा पसंद है तो फिर गाजर का हलवा भी ले लेता है। और चलिए, ये क्या है, ये मन के विचार ने भोजन किया। भोजन पहले भोजन नहीं किया उसने, पहले मन से विचार से भोजन किया उसने। आंखों की इंद्रियों ने उसको देखा, उसकी वासनाएं जगी भोजन की,
और वह परिणत किसमें हो गया? द्रव्य पदार्थ में हो गया। यानी सूक्ष्म पदार्थ किसमें बदल गया? स्थूल पदार्थ में बदल गया। इसको विचार करने की बात है। जब विचार मन में कैसा था? स्थूल था, आंखों ने देखा नहीं, सूक्ष्म था, और आंखों ने देखा क्या था? वो सूक्ष्म था। उसकी नासिका स्मेल अंदर महसूस हुई, वो सूक्ष्म थी। लेकिन हम क्या लिया? स्थूल पदार्थ को ले लिया। तो सूक्ष्म से निर्माण हुआ और स्थूल में परिवर्तित हो गया, और वही फिर क्या बन गया? हमारी बीमारी, शारीरिक बीमारी का कारण बन गया। वह पहले मानसिक बीमारी के रूप में बना हमारा विचार, और वही फिर किसमें बदल गया? स्थूल शरीर में बीमारी का रूप धारण कर लिया। तो यहां जो ये बताना चाहते हैं कि सभी बीमारियों के कारण एक है। ये पहले मैंने प्रिंसिपल बताया था, सभी बीमारियों का कारण एक है और चिकित्सा एक है। सभी रोग एक है, कारण एक है, चिकित्सा एक है। कि हमारा मन मस्तिष्क गड़बड़ हो गया है, उस मन मस्तिष्क से हमारी इंद्रियां अच्छा और बुरा को नहीं देख पाती हैं। फिर हमारी टंग जो अच्छे बुरे को महसूस नहीं कर पा रही, अर्थात जो हमें योग्य लेने योग्य है, कनेक्टिविटी नहीं है हमारे मस्तिष्क के साथ। ये हमारे लिए क्या उपयोगी, क्या उपयोगी नहीं है। रात में गए, शादी में अधिक भोजन कर लिया, तो अभी तो हमें लग रहा है कि वो भोजन हमें कैसे नुकसान देगा, हमने स्वाद के लिए खा लिया, लेकिन वही भोजन आपकी बीमारी का कारण भी बनने वाला है। हम ऐसे और समझ सकते हैं, जैसे कि हमें कोई बीमारी हुई, रोग एक कैसे है, इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फीवर आया, तो फीवर आया तो आप क्या समझते हो? फीवर एक बीमारी है, एक लक्षण है। वैसे तो चलिए बीमारी भी मान लेते हैं कि फीवर आना एक बीमारी है, तो फिर उसमें डायग्नोस क्या करते हैं? कि टाइफाइड है, कि मलेरिया है। मलेरिया में कौन सा है? फैल्सीफेरम है, कि जो है साधारण है, तो उसमें भी डिवाइड करते हैं। फिर फाइलेरियासिस है, फाइलेरिया भी मलेरिया का कारण होता है, तो ये है, उसमें भी कैटेगरीज हम बना देते हैं। यानी बात ये समझने की है कि मच्छर वही है, बीमारियां अलग तरह की देने लगता है, अलग अलग तरह की। तो वही भोजन हमारा जो रोग का कारण है, वो हमारा भोजन ही है। और कारण जैसे मैंने बताया कि शरीर के अंदर बीमारी, अब मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि पेट को तकलीफ होती है? नहीं, पूरा शरीर प्रभावित होता है, आंखों से आंसू आते हैं, मस्तिष्क सोचने लगता है कि क्या किया जाए, और पैर फिर चलना प्रारंभ करते हैं, कहाँ जाएं, और वहां जाकर दवा लाएं, कौन सी दवा लाएं, किसके पास जाएं। यानी पूरा शरीर इन्वॉल्व हो जाता है बीमारी में। भले आंख में दर्द हो, लेकिन पूरा शरीर बीमार होता है उस समय। हम कई बार सोचते हैं कि परेशानी लीवर की है, क्योंकि ये केवल नेचुरोपैथी या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ कर जानती है। नेचुरोपैथी इस बात को कहती है कि संपूर्ण शरीर बीमार होता है। चोट पैर में लगती है, लेकिन आंसू आंख से निकलते हैं, समाधान ब्रेन सोचता है और शरीर उस पर कार्य करने लगता है। तो सभी रोग एक हैं, कारण भी एक ही है। यदि पैर में तकलीफ है, उसको हटा दीजिए तो पूरा शरीर स्वस्थ हो गया। जैसे अभी किसी ने कुछ कह दिया, आपको अपशब्द कह दिया, अपमानित कर दिया, तो वो क्या था? केवल कानों से आपने सुना है। चलिए मोबाइल पे बात कर रहे थे, चित्र तो देखा ही नहीं आपने, मोबाइल पे बात की, लेकिन कुछ उसने आपको अपशब्द कह दिए, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है, पसीना छूट जाता है, घबराहट होने लगती है। अचानक आपके कानों में एक सूचना पड़ी कि आपकी ये अभूत घटना घट गई, किसी की मृत्यु हो गई, बहुत परिजन था, तो पूरे शरीर में बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आपकी हार्मोन्स चेंज हो जाते। तो वह जो आहार है वो आपके क्या है? सभी बीमारियों का वो कारण बन जाता है। वो इंद्रियों का आहार हो या स्थूल आहार हो, कारण एक है, चिकित्सा भी एक ही है। क्या है? जो कारण हुआ है उसको आप हटा दीजिए। जो अशुभ विचार आया था मन में कि चलो ठीक है भाई, मृत्यु तो सबकी होनी है, किसी ने आया और किसी ने आपको समझा दिया, अशुभ समाचार आया, पूरा शरीर बेचैन हो गया। दूसरे ही क्षण कोई दूसरा व्यक्ति आया, उससे आपने शेयर किया कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, बोले देखो ये तो संसार है, सब लोग चले गए, हम भी जाने वाले हैं, आप भी जाने वाले, कोई सदा रहने वाले नहीं। तो रिलैक्स हो जाता व्यक्ति, समाधान मिल गया, कारण हट गया उसका। यहाँ सही बात है, उनकी उम्र वृद्धि हो गई थी,
70 साल के हो गए थे, 80 साल के, और कुछ दिन जीते, जाना तो था ही एक दिन। तो वो धीरे धीरे व्यक्ति क्या हुआ, नॉर्मल हो जाता है। तो कारण एक, चिकित्सा एक, और रोग एक था। इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। लीवर में जो गांठ हुई, वो गांठ बीमारी नहीं है, कारण क्या था, जो आपने कुछ ऐसा भोजन किया जो कि धीरे धीरे उसको ग्रोथ करती रही। उसी भोजन से पूरे घर के लोगों को ताकत मिल रही थी, और वही घर का दूसरा व्यक्ति, उसके अंदर गांठ का निर्माण हो रहा था उसी भोजन से, और उसी व्यक्ति से बच्चा ग्रोथ कर रहा था, हड्डियां बच्चे की बढ़ रही थी। तो क्या हुआ, वह भोजन क्या है, कारण है, और समाधान भी भोजन है। तो दूसरा सिद्धांत है इसमें नेचुरोपैथी में, मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा कि कारण एक ही है, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, यही हमारी बीमारी का कारण है। और इसकी चिकित्सा ही उन चीजों में उनका सुधार कर ले तो हमारी जो बीमारी है, बीमारी का काम समाप्त हो जाए। फिर इसमें कहते हैं, दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल इसमें, कि जो बीमारी है उसका कारण बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन नहीं है। नेचुरोपैथी कहती है, जैसे एलोपैथी आज क्या कहती है कि जी वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन है। तो नेचुरोपैथी कहती है ये बीमारी के कारण नहीं है। अगर ये कारण होता तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रात में आपने भोजन किया और भोजन कुछ मीठा आपने थाली में छोड़ दिया, रात में वो रखा रहा, सुबह आपने देखा कि उसमें चींटियां आ गई। क्या मीठे में चींटियां थी? नहीं थी। क्या थाली में चींटियां थी? नहीं थी। फिर ये कहां से आ गई? यानी उसका भोजन आपने वहां उपलब्ध करा दिया तो वो वहां उपस्थित हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने शरीर में जो भोजन करते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उपयोग नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, उसमें इन्फेक्शन पैदा होता है। कारण बैक्टीरिया, वायरल, फंगल नहीं है, उसका भोजन अपने शरीर में उपलब्ध कराया, इसलिए कारण बना। अब हम ऐसे देख सकते हैं, कोविड के दौरान सभी की डेथ नहीं हुई, कोविड हुआ। हम तो कोविड में पूरे महाराज जी ने ड्यूटी सौंपी थी, सारे कोविड के जितने रोगी थी पूरे पतंजलि में, पदार्था में, सबको हमें ही ट्रीट करना था, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, और उनका भी कुछ नहीं हुआ, हालांकि ट्रीटमेंट करके सारे ठीक हो गए। ट्रीटमेंट, तो मेरे कहने का मतलब, ऐसे गांव के कितने लोग हैं जिनको कोविड हुआ, लक्षण उत्पन्न हुए, लेकिन उनके शरीर पर प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस पावर अच्छा है। प्रभाव किन पर हुआ? प्रभाव हुआ जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, जो सुबह जल्दी उठते नहीं है, योग प्राणायाम नहीं आदि नहीं करते हैं, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है ना, कोई और बीमारी है उनको, तो उस पर प्रभाव जल्दी हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ हम कारण कहेंगे कारण वायरस था, वायरस नहीं था। यही समझना नेचुरोपैथी यही बताती है, जो कोविड का वायरस था वो कारण नहीं था। अगर कारण हो जाता तो सारे लोग मर जाते। उसका कारण था व्यक्ति की उसकी उपयुक्तता, जैसे उसका भोजन। आप जानते थे कि वो जो सरवाइव करता था वो कफ प्रकृति में ज्यादा बढ़ता था, लंग्स में उसका प्रभाव होता था। अब जिनके लंग्स वीक हैं, जो प्राणायाम नहीं करते थे, व्यायाम नहीं करते थे, अग्नि तत्व कम था, तो वो ग्रोथ कर दिया, लंग्स को ब्लॉक कर दिया, बाकी का प्रभाव नहीं हुआ। तो एलोपैथी जो नेचुरोपैथी कहती है, एलोपैथी की तरह नहीं है। वो कहती है सभी जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन कारण नहीं है, वो तो वायुमंडल में होते ही हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर अच्छा है, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में WBC होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छा था, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, वो बीमार नहीं हुए। तो यदि हम अपनी दिनचर्या, दिनचर्या को अच्छा रखते हैं, खान पीन सही रखते हैं, तो इनका भी प्रभाव हमारे शरीर में नहीं होता है। आप इसको खूब महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो है पानी में भीग जाता है, उसको तुरंत जुकाम खांसी हो जाता है, एक व्यक्ति को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति स्ट्रांग है, उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छा है, दूसरे का इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो कारण बताया कि बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन कारण नहीं है। फिर कहते हैं विशेष जांच की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए नेचुरोपैथी कितनी अलग तरह की पैथी है।
जो आप कहते हैं जांच की आवश्यकता नहीं है, आप कहोगे कैसे नहीं भाई, टाइफाइड अलग है, मलेरिया अलग है, मलेरिया में अलग अलग तरह की मलेरिया की डोज भी अलग अलग होती है। तो नेचुरोपैथी कहती है कि ये जो है ना, किसी जांच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं जानते हो कि आपने अपने दिनचर्या का कौन सा पालन नहीं किया है, किन चीजों का आप अपने अतिक्रमण किया है, देर रात तक जगते रहे हैं, खाने पीने में गड़बड़ियां रही हैं, सुबह देर तक आपका सोना हुआ, पेट साफ नहीं होता। अब डॉक्टर थोड़ी बताएगा आपका पेट साफ होता है कि नहीं होता, कि रात में आपने कुछ देर रात में खाना खाया और धीरे धीरे आप ये दिनचर्या आपकी गड़बड़ करते रहे, पता लीवर में या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई आपको, वो एक दिन की नहीं है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि जो बीमारी होती है वो क्या है, वो उसका डायग्नोज आज के समय में हम कहते हैं कि एक्सरे करा लो, किसी भी जांच के द्वारा बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी तो ट्रीटमेंट देना पड़ता है उसका, इसलिए करते हैं। और हम कहते हैं कि पूरा भोजन से ही सारी समस्याएं होती हैं, हमने उसी को सुधार लिया। जैसे किसी को यूरिन में जलन हो रही है, अब उसको पता है कि यूरिन में जलन क्यों हो रही है, ये यूरिन का कलर येलो हो रहा है, यानी वो पानी कम पीता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब कॉन्स्टिपेशन रहने के कारण पाइल्स बवासीर हो गए उसको, तो कारण क्या रहा, कॉन्स्टिपेशन। उसको ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ, क्योंकि वो समय पर भोजन नहीं करता था, उचित मात्रा में पानी नहीं लेता था, भोजन को सही तरीके से नहीं करता था, भोजन में मिर्च मसाले ज्यादा थे, तो कारण उसको पता है। डॉक्टर जो बताता है कि हाँ भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, तब आप स्वीकार करते हो, जबकि वास्तव में पता आपको भी है कि हम नमक ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा हमको पसंद है। अगर हम ये जान लें कि इन पदार्थ हम ज्यादा सेवन करते हैं और यही हमारी बीमारी के कारण होंगे, क्योंकि जिन चीजों को हम ज्यादा लेते हैं वही हमारी बीमारी के कारण बनते हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि जो बीमारी के जो जांच है वो किसी विशेष डायग्नोज की आवश्यकता, डायग्नोज तो बने लेकिन उस तरह से जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ब्लड में आप सैंपल लेते हैं, जांच करते हैं, वो उसी भोजन से निर्मित हुआ है जो आपने भोजन किया है, जो भोजन में अनियमितताएं हो गई हैं। तो आपको पता है कि जो भोजन में इरेगुलरिटी हुई है उसको आप सुधार कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि वो सब नॉर्मल होने लगता है। यहाँ बताया गया कि विशेष कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बताते हैं डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, पेट में यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ऐसी समस्या हो रही है, डॉक्टर नहीं बताता आपको, फिर वो उसके आधार पर जांच लिखता है, फिर उसमें जांच में आता है ये प्रॉब्लम आपको है। तो वास्तव में यदि हम समझे कि नेचुरोपैथी में क्या है, तो हम अपना स्वयं चिकित्सक हैं। नेचुरोपैथी क्या कहती है, हम स्वयं चिकित्सक हैं। ठीक है, क्योंकि हम ही जानने वाले हैं सब कुछ। पेट सुबह साफ ठीक से नहीं होता, 2 बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, एक बार में हम पानी 4 गिलास पीते हैं कि नहीं पीते हैं, थोड़ा टहलते हैं कि नहीं तो फ्रेश ठीक से हो पाता है, स्मेल आती है कि नहीं, स्टूल कैसा होता है, हार्ड होता है, ये लिक्विड जैसा होता है, ये सेमी लिक्विड होता है स्टूल में, यूरिन हम कैसी आती है, हमें येलो आती है या बहुत ज्यादा डार्क आती है, यूरिन में जलन पड़ती, ये सारे लक्षण हमको पता है। नींद रात में आई या नहीं आई हमको पता है, तो रात में देर रात में भोजन किया हमने, तो अपनी यदि कारण का हम पता कर ले तो सिद्धि में हो जाती है। इसलिए फिर विशेष जांच की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब रात में आप शादी फंक्शन में गए, आपने देर रात में भोजन किया और सुबह पेट साफ नहीं हुआ, जलन पड़ने लगी और एसिडिटी बढ़ गई, तो आपको पता हो गया। अब आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, पता आपको है कि रात में जो भोजन मैंने किया है, देर रात में जागरण भी हो गया और अधिक भोजन किया है, इसलिए एसिडिटी हो रही है। तो तुरंत क्या करना आपको, अब आपको समाधान भी पता होना चाहिए कि भाई एसिडिटी बढ़ी हुई, एसिड बढ़ा हुआ, तो हमें गर्म पानी हमें पी लेना चाहिए। जैसे ही आप गर्म पानी पीते हो या सौंफ का पानी ले लेते हो, सौंफ खा लेते हो, तो आपको एसिडिटी कम हो जाती है। तो आपको कारण भी पता है और निवारण भी पता है। तो यहाँ जो बताया कि किसी विशेष जो है डायग्नोज की जरूरत नहीं होती है। और फिर अगला जो चरण है उसमें कहते हैं किसी दवा की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जो परहेज ना करे उसको दवा क्या काम करेगी, और परहेज कर ले तो दवा की जरूरत नहीं है। अगर हम परहेज करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हमें दवा की जरूरत नहीं है। और उसे दवा क्या काम करेगी जो परहेज करते ही नहीं है।
अब जैसे किसी को दस्त आ रहे हैं और वो फिर दूध पी ले, बोले कि जो है दूध के साथ खा लेंगे गोली, तो कितनी भी दवा ले ले कोई काम करेगी ही नहीं, क्योंकि उस समय दूध बंद करना होता है जब आपको दस्त हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है। तो इसलिए हमें कारण और कार्य को समझना है। अगर हम ये समझ पाए कि फिर जांच की आवश्यकता नहीं और दवा की भी जरूरत नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि हमें दवा, क्योंकि पंच महाभूत के बारे में मैंने बताया था आपको कि कैसे हम अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से कैसे भोजन को रूपांतरित करके हम बीमारी को ठीक कर लेते हैं। तो बताया कि किसी विशेष दवा की भी जरूरत नहीं है। जैसे अब इसको उदाहरण से मैंने भी बताया भी था कि गाय बीमार हो जाती है, जंगल में जीव जंतु बीमार हो जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हो, उनकी दवा थोड़ी होती है, वो तुरंत क्या करते हैं, भोजन को स्टॉप कर देते हैं। सभी भोजन को रोक दिया, जिस भोजन के कारण वो बीमारी हो रही थी वो दूर हो जाती है। भाई जो भोजन ही कारण है किसी भी बीमारी का, तुरंत भोजन ही नहीं किया, केवल पानी पिया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, वो स्वस्थ हो गए, कोई दवा नहीं ली। तो कहीं विशेष दवा की भी कोई आवश्यकता ऐसी नहीं होती है, इसमें नेचुरोपैथी में बताया गया। और हम सब भी मानते हैं इस चीज को कि जैसे भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत क्या कहते हैं, भाई आज पेट साफ नहीं हो रहा है तो चलो भोजन नहीं करते हैं आज रात। लेकिन इंद्रियों को वशीभूत होकर के हम भोजन कर लेते हैं, बोले जिस समय हो गया भोजन का, कमजोरी आ जाएगी भोजन नहीं करेंगे, वीकनेस महसूस होगी, उस समय शरीर हमारा क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है, उस बीमारी को हटाने की में ऊर्जा लगती है। तो दवा की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला कहते हैं कि विशेष कोई जांच की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत नहीं है। और एक्यूट जो बीमारियां होती हैं जैसे जुखाम, खांसी, उल्टी, दस्त, ये जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां जो अभी हुई है, ये बीमारी कारण, ये जो है ना संकेत है कि हमारे शरीर में कोई अशुद्धि चली गई है, एबनॉर्मलिटी हो गई है। अब आपको रात में भोजन किया और जलन होने लगी, आदमी मिर्च मसाले बहुत ज्यादा खाए तो आपको एसिडिटी होने लगी, उल्टी करने की इच्छा हो रही है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, आपका अपच हो गया भोजन का। तो आप क्या करें उस समय आप पानी पी के वमन कर लीजिए, तुरंत शांति। आपने देखा होगा जब उल्टी हो जाती है तो आपको राहत मिल जाती है, पेट गैस बनी हुई है, गैस पास हो जाती है, आपको राहत मिल जाती है। तो वो जो एक्यूट बीमारी, आप क्या करते हो, आप तुरंत उसमें दवा ले लेते हो। जैसे मैंने बताया कि जुखाम खांसी हुई, तुरंत जाके आपने सेट्रिजिन ले लिया, कोई कफ सिरप ले लिया। वास्तव में वो लक्षण था कि आपके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है। उस समय आपको तुरंत शाम को, अब जैसे जुखाम है, आप रात में भोजन बंद कर दीजिए, केवल गर्म पानी पी लीजिए, आप देखेंगे जुखाम अगर तुरंत हुआ है, कई दिनों से है, तो आपको पहले दिन करिए आराम मिलेगा, दूसरे दिन करिए तो आराम मिलेगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वहां विशेष जो बताया एक्यूट बीमारियों के बारे में। अब जैसे किसी व्यक्ति को दस्त हो रहे हैं तो क्या है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है जिसके कारण दस्त आया। या तो जो भोजन किया है उसमें कोई अशुद्धि थी, या पहले से कॉन्स्टिपेशन आदि हो रहा था, जो भोजन किया उसमें पानी में, अगर पानी में कोई अशुद्धि थी, आपने कहीं पी लिया इन्फेक्टेड पानी, तो शरीर क्या करता है, उससे उसको निकालने का काम करता है। हम उसे बीमारी समझ लेते हैं और एलोपैथी का सहारा तुरंत ले लेते हैं। तो जो इन्फेक्शन, जो टॉक्सिन्स को निकलना चाहिए बॉडी से बाहर, वो नहीं निकल पाते और रुक जाते हैं। और लंबे समय तक जब ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है आप किसी भी बीमारी पर, तो फिर वो एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो वहां कहते हैं एक्यूट बीमारियां जितनी भी होती हैं हमारी, अब जैसे पहले दिन सर दर्द हुआ तो आप विचार करें सर दर्द क्यों हुआ। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा देर हमने बात कर ली हो, ज्यादा देर पढ़ाई कर ली हो, टीवी देख ली हो, या पानी हमने कम पिया हो, या गैस बनने लग गई हो। कारण को खोजिए, आप कारण हटा दीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। तो वो कारण खत्म नहीं होता, बल्कि सरदर्द खत्म हो जाता, पेन किलर के रूप में ले लेते हैं हम। इसको हमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। तो नेचुरोपैथी कहती है नेचुरल के रूप से, प्राकृतिक रूप से हम अपनी बॉडी को हीलिंग करना सीखें। बीपी बढ़ा हुआ है, पानी पिए, आज भोजन ना करें, क्या होगा,
बीपी तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल हो जाएगा भाई? उसमें साल्ट की मात्रा है, उनमें कोलेस्ट्रॉल आदि भी है, चिकनाई भी है। जैसे ही आपने भोजन नहीं किया, क्योंकि वही तत्वों से सारी चीजें बढ़ने वाली थी, और पानी अधिक पिया, यूरिन पास हो गई, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, शीतलता प्रदान की जल ने, बीपी कंट्रोल हो गया। किसी से गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, तो तुरंत आप क्या करते? अपने यहाँ तो बड़ी अच्छी पद्धति थी, घर में कोई नाराज हो जाए एक दूसरे से तो क्या करते? भोजन बंद कर देते सहज भाव में, कि किसी ने डांट दिया, बोले भोजन नहीं करेंगे। तो देखिए कितना बड़ा ट्रीटमेंट है। जैसे ही उन्होंने भोजन नहीं किया, वैसे ही उनके रोना शुरू किया, रो लिया, शरीर हल्का हो गया। भोजन नहीं किया तो जो परेशानी होने वाली थी वो रिड्यूस हो गई, खत्म हो गई। तो एक्यूट बीमारियां, मैंने बताया क्रॉनिक बीमारी, वही क्या है? बड़ी बीमारियां। अच्छा, और एक चीज, एक्यूट बीमारियां होती है तुरंत आती हैं, तुरंत ठीक भी हो जाती है। जैसे आज ही आपको कुछ गड़बड़ी हो गई, खाने पीने में जुकाम हुआ, और आज ही आपने नहीं लिया, तो कल तक आपको सुबह तक शाम तक ठीक हो जाएगा आपका जुकाम। यदि आपने दवा ले ली तो हो सकता है थोड़ा दब गया हो तो एक आध देर बाद फिर हो जाए, या एक दो दिन लग सकता है। शाम को भोजन कम कर दें, सूर्यास्त के बाद ना लें, या ऐसी चीजें मत खाएं जो, जैसे रात में दूध न लें मान लीजिए, अगर उससे कम पड़ रहा है तो। ऐसा आपने देखा कि वो एक्यूट जो बीमारी थी वो तत्काल ठीक हो जाती है, तुरंत ठीक हो जाती है। और क्रॉनिक बीमारी क्या है? एक्यूट बीमारी का परिणाम होते हैं। लंबे समय तक जो एक्यूट बीमारियों को हम सप्रेस करते रहते हैं, दवाइयां दे दे करते रहते हैं, तो वो बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे किसी को सर दर्द होता है, वो तुरंत दवा खा लेता है, जुकाम खांसी हो तुरंत दवा खा लेता है, तो वो दवा खा के अभी रिसेंट तो रिलीफ महसूस कर रहा है, लेकिन वो बड़ी बीमारी को जन्म दे रहा है। ज्यादातर लोग यही हालत है कि कहीं भी दर्द हुआ तुरंत दवा खा लेते हैं। दर्द में रिलीफ मिलता है, तुरंत आप पानी पीना शुरू करिए। कहीं भी शरीर में दर्द है, थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, दवा डालिए, आकुंचन प्रसारण और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपको बीमारी में, दर्द में आराम मिलेगा। तो क्रॉनिक जितनी भी बीमारियां होती हैं वो एक्यूट बीमारी का परिणाम होती है। फिर कहते हैं जैसे क्रॉनिक बीमारियां धीरे धीरे आती हैं, जैसे कहीं का कैंसर है, डायबिटीज है, धीरे धीरे बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, आपको पता नहीं चला। फिर एकदम जब बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ी तो आपने जांच कराई तो पता चला, अरे ये तो 300 है, ये तो 400 है। अरे भाई जब 200 थे तब पता क्यों नहीं चला? क्योंकि हम एहसास नहीं कर पाते हैं, और जब उसको दवाइयां लेते रहते, वही चीज खाते रहते, वही चीज खाते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये टेंशन ही हमारी बीमारी का मूल कारण है, स्ट्रेस कारण है। जैसे जैसे हम प्राणायाम करने लगते हैं, स्ट्रेस तनाव को दूर करते हैं, अध्यात्म के रूप में जुड़ जाते हैं, तो स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है और उसको रिलीफ मिलता है। तो क्रॉनिक की बीमारियां हैं वो एक्यूट बीमारी के परिणाम के कारण होती हैं। इनमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में आती हैं और स्लो प्रोसेस में जाती हैं, धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे जाती है। धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर हम धैर्य नहीं रखते हैं, उतावले हो जाते, तुरंत जाके एलोपैथिक दवा ले लेते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि ढेर सारी दवाइयां लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, एंटीपायरेटिक वगैरह भी लेते हैं, और मल्टीविटामिन, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी मल्टीविटामिन आपको दे दी गई, अब वो आपके शरीर में विकार उत्पन्न करेगी। आज ढेरी सारी बीमारियों का जो कारण है वो हमारा खान पीन, हमारी मेडिसिन है। फिर हम उसको पढ़ने, जैसे अब बहनों में एक बहुत ज्यादा कॉमन है, जब कभी भी मेडिसिन ले लेते हैं पीरियड्स को इनरेगुलर करने के लिए, जो पूजा का समय या कहीं जाना है फंक्शन में, तुरंत दवाइयां ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से। अब वो इतनी खतरनाक है कि वो हार्मोन्स की को इम्बैलेंस कर देती है, और आगे चल के इतना गलत कर देती है। भी पास में एक बहन है, उसको जो है पीरियड संबंधी बहुत परेशानी हो गई लंबे समय तक, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती तो बंदी नहीं होती है। ऐसी कितनी दवाइयां हैं जिनको आप अननेसेसरी, जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, उनका आप सेवन करते रहते हैं, और एक वो बड़ा स्वरूप धारण करती बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो मैं यहाँ यही कहूंगा कि इस तरह की दवाइयों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो एक्यूट बीमारी के संबंध में बताया। फिर कहते हैं इसमें जो होता है, नेचुरोपैथी में सभी बीमारियां एक साथ ठीक होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों तरह का ट्रीटमेंट एक साथ होता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि सबसे पहले हम आहार पर आते हैं, उपवास फास्टिंग करते हैं। जैसे मैंने जीव जंतुओं के बारे में बताया कि तुरंत भोजन बंद कर देते,
यह सब एकादशी, प्रदोष, नवरात्रि के या कोई अष्टमी, जन्माष्टमी या रामनवमी, इन पर हम उपवास रखते हैं। तो माइक बंद करते हैं। तो उस दिन क्या करते हैं, हमारा भाव भी अच्छा होता है। उसमें हम उपवास में मोस्टली क्या करते हैं, हम अन्न त्यागते हैं और नमक त्यागते हैं। तो अन्न और नमक ये दो ऐसी चीजें, और क्या लेना पसंद करते हैं, फल वगैरह लिए जाते हैं, नेचुरल चीजें। अच्छा, उपवास में मोस्टली क्या लेते हैं, हम नेचुरल चीज लेते हैं। वो नेचुरल चीज क्या है, वो हमारे शरीर को शोधन करती है। और बाकी प्रतिदिन क्या करते हैं, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, ये सब चीजें लेते हैं जो अननेचुरल तरीके से हमने प्रिपेयर की हुई है। नेचुरल फार्म में थी, अब ठीक है, गाजर नेचुरल फार्म में थी, लौकी नेचुरल फार्म में थी, तरोई नेचुरल फार्म में थी, लेकिन जब हमने प्रिपेयर किया, उसे तैयार किया, तो अननेचुरल तरीका हो जाता है। तो उस समय जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नेचुरल चीजों को लेने का प्रयास करते हैं, तो हमारे शरीर का वो जल्दी शोधन करती है। हम सब, आपका अनुभव है कि जिस दिन फास्ट हम रखते हैं उस दिन मन हमारा शांत रहता है, टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से अच्छे से रिमूव होते हैं, यूरिन भी अच्छे से पास होती है, क्योंकि उस दिन साल्ट नहीं लेते हैं। नमक जो है क्या कहता है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है बॉडी में, या सेंधा नमक आदि लेते हैं, उस समय यूरिन पास होती है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में कल भी बताया था कि अलग अलग तरह से फास्ट करने का विधान। तो ये हमने कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताए, सिद्धांत बताए नेचुरोपैथी के। अगर हम इनको समझ पाते हैं, पूरी बॉडी, चाहे वो आंख की प्रॉब्लम हो, चाहे कान की प्रॉब्लम हो, मैंने कल पंच महाभूत, पंच तत्वों के बारे में बताया था, अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश, इनको हम बैलेंस करना सीख लें। प्यास लगती है तो पानी अवश्य पिए, सर दर्द हो रहा तो भी पानी पिए, शरीर में कहीं पर दर्द है तो आप पानी पीजिए, स्नान आदि कीजिए। तो नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स हो गए। इनसे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। 16 संस्कार का थोड़ा सा पार्ट आज ले लेंगे, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप ले कर सकते हैं अभी। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। हेलो जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है जी। ऐसे है जी, मैंने ना सेधा नमक 5-10 साल से खाया, 5-7 साल से, और आयोडीन नमक खाया ही नहीं, और मेरे को थायराइड हो गया। जब मैंने चेक कराया तो उन्होंने, डॉक्टरों ने बोला भी आपने तो सेधा नमक खाया, आयोडीन नमक नहीं खाया, इसलिए थायराइड हो गया। देखिए ऐसा और है, मैंने ये सोचा ना मेरे को पूरी बात कर लेंगे। मैं 25 साल से योगा कर रहा हूँ और नित्य नेम कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ नित्य। इवन कपालभाति मैं 8000 पर डे करता था। मेरे को लगता था मेरे को कोई बीमारी लगेगी नहीं, लेकिन मेरे को थायराइड हो गया। इसका कारण बताएंगे जी? देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं कि सभी जीव जंतु जितने भी, कोई नमक नहीं खाते। मनुष्य से मिलता जुलता बंदर कोई नमक नहीं खाता, हाथी कोई नमक नहीं खाता, भालू, चीता, कुत्ता, बिल्ली, सब कोई नमक नहीं खाते, उनको कभी बीमारी नहीं होती है। नेचुरल साल्ट सभी पौधों में होता है। दूसरी बात, ये आपने कहा कि थायराइड हो गई है, थायराइड का कारण केवल वो आयोडीन की कमी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी को आयोडीन नमक देने के बाद किसी को थायराइड होनी नहीं चाहिए। क्या अगर आयोडीन नमक खा लेंगे तो आपकी थायराइड ठीक हो जाएगी? आप परफेक्ट है। आपको अगर ऐसा है तो आयोडीन खा के देख लीजिए आप। अगर ऐसा होता तो ढेर सारी दुनिया के लोग ट्रिपल आयोडाइड नमक खा रहे हैं, थायराइड होनी ही नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर ने कह रहा था तो प्रश्न कर सकते हैं आप, डॉक्टर साहब ये बताइए, इतने सारे लोग थायराइड के पेशेंट हैं जो आयोडीन का नमक खा रहे हैं, फिर उनको क्यों हुई है बीमारी? तो मैं इसका उत्तर फिर भी बता रहा हूं, मैं उत्तर भी बताऊंगा और प्रश्न का समाधान भी मैंने दिया। ये कारण नहीं है। हमारी जब बॉडी में, आज आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी में विटामिन डी की। आज हम सूर्य के प्रकाश का अनुसरण नहीं करते, हमारे आंगन नहीं है हमारे घरों में, उसके पास हम बैठते नहीं हैं, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण हमारे अनडाइजेशन का होता है, मेटाबॉलिज्म को इम्बैलेंस कर देता है। सबका एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। गर्दन का एक्सरसाइज नहीं होता, और क्या है,
हम एसी का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी थायराइड की जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो हो नहीं पाती ग्लैंड की। अब अगर गर्दन को ऐसे हिलाएंगे तो स्वाभाविक है कि थायराइड ग्लैंड हमारी मूवमेंट करेगी। स्ट्रेस तनाव लेते हैं वो भी थायराइड का कारण बन जाता है। थायराइड का कारण ये कहना कि केवल आयोडाइड नमक ले लेने से ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। थायराइड के कई कारण हो सकते हैं। एलोपैथिक दवाइयां भी कारण हो सकती हैं, एलोपैथिक दवाइयां भी कारण हो सकती है, स्ट्रेस कारण हो सकता है। मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी, मेरा इसमें है, मैं 64 साल का हो गया हूँ, 65 में हूँ। मैंने अभी तक एक भी मेडिसिन नहीं ली बिकॉज ऑफ योगा। और 10 घंटे मैं सूरज के सामने रहता हूँ, मतलब मैं बाहर रहता हूँ, अंदर मैं रहता ही नहीं हूँ। तो विटामिन डी भी मैंने लिया, और मैंने कोई एसी कभी यूज नहीं किया, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, नेचुरल में रहता हूँ, फिर भी थायराइड हो गया, ये समझ नहीं लगी मेरे को। आपको और एक समाधान बता देते हैं। क्या हम बगैर फर्टिलाइजर का भोजन कर रहे हैं? पेस्टिसाइड नहीं है, डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मुक्त भोजन कर रहे हैं। ये तो कह नहीं सकते, जो लोग खाना खाते हैं वो, मैं भी सिंपल खाना खाते हैं, और फ्रूट सबसे ज्यादा खाते हैं, खाना कम खाते हैं। आई नो हाउ टू लिव ए लाइफ। आप मस्तिष्क में क्या सोचते हैं, मैंने सबसे पहले वहां से शुरू किया था। सबसे बड़ा भोजन क्या होता है? मस्तिष्क के विचार। हाँ जी। अगर आप स्ट्रेस तनाव लेते हैं तो बॉडी पे अलग तरह से प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी विशेष विषय को लेकर के बार बार सोचते हैं और आपको तनाव आता है, पूरी बॉडी की जो हार्मोनल चेंजेज है वहां से शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर एक पक्ष बताया कि आप कहते हो कि दूसरे आदमी को भी तो हो सकती है फर्टिलाइजर, सबको क्यों नहीं होती? सब भोजन वही कर रहे हैं घर के। तो ये अलग अलग विषय हैं, हम किसी चीज को ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये है, थायराइड की समस्या हुई है उसका अच्छे से आप ऊर्जाई प्राणायाम, सर्वांगासन, हलासन करते हैं तो उसमें लाभ मिलता है। ये बात ठीक है ना। और ज्यादा समस्या तो थायराइड आप ले लीजिए, धनिया का पानी मैं कर रहा हूँ उसको करके मैंने नीचे कर दिया। बट हो गया, फिर समाधान हो गया। अब क्या किया ये तो आप बताएंगे कि आपने क्या मैंने कर दिया। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी, ओम जी। स्वामी जी, मैं एक बात कहता हूँ कि हमको या मेरे को या मेरे लोगों को भी ये आदत होगी कि हम जब सुबह उठते हैं तो ब्रश वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद चाय ले, नॉर्मली चाय पीते हैं सुबह, और एक आधा बिस्कुट ले लिया या ड्राई फ्रूट खा लिया, चाय पी लिया। दिन में भी 2 या 3 या टोटल 4 बार चाय पी ले। तो इसके कितने बुरे प्रभाव पड़ते हैं? चाय हमारी आत्मा पीती है तो कैसे पीना है? देखिए ऐसा है, इसका प्रभाव तो आप स्वयं महसूस करेंगे। ऐसा कर दीजिए, मैं बताऊं, कुछ दिनों के लिए चाय छोड़िए। अब चाय छोड़ने के बाद शरीर में क्या क्या परेशानी हो रही है वो आप नोट करिए। तो सोचिए कि अब चाय आपको इन चीजों पर प्रभाव डाल रही है। आप ठीक है, कारण कार्य को संबंध को समझना है आपको। जैसे ही चाय पीना बंद करेंगे तो क्या होगा? नींद हो सकता ना आए, हो सकता है पेट साफ ना हो, यानी ये समस्याएं लाने वाला है जो आप चाय पी रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए आप। सुस्ती आती है तो आगे चल के और ऐसी समस्या आने वाली है। तो आप उस कारण का निवारण स्वयं जान सकते हैं। चाय को धीरे धीरे बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कारण का निवारण जी। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? सर, एक्सरसाइज करने के बाद भी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द रहता है जी, बाजू में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मैंने अभी बताया था, शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है उसका मतलब उस स्थान पर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, और उसको निकालने के लिए हमें पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। जैसे लौकी इस समय लीजिए आप, तो लौकी खून को पतला करती है, खून गाढ़ा हो जाता है जब हम एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं। कल भी बताया था इस चीज को। तो पानी, लौकी वगैरह लीजिए, पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए थोड़ा, उस हाथ की, उस ऑर्गन की, उस स्थान की जहां पर भी बीमारी महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, उस स्थान में जैसे मालिश कर देते हैं ऐसे आप
हाँ पानी जी, पीजिए, बॉडी का जूस पीजिए और मालिश करिए, तो वहां से टॉक्सिन हट जाएंगे, यूरिन के माध्यम से निकल जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्यादा प्रॉब्लम। ये अभ्यास करिए, जो ऐसे बताते हैं ना, ऐसे खींच करके ऐसे। अच्छा ये, हाँ ये वाली सुबह करती हूँ योगा जी पूरा। सुबह कपालभाति करिए, वो तो काम बात नहीं करती हूँ। पानी की मात्रा बढ़ाइए, हाँ, नमक की ठीक। मात्रा कम करिए, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी लीजिए, ठीक है, हाँ, बादाम वगैरह ले लीजिए थोड़ा। जो बात करो ताकि म्यूट करें प्लीज। स्वामी जी मेरा भी हेलो एक प्रश्न है। हेलो स्वामी जी, स्वामी जी हरिओम। स्वामी जी एक क्वेश्चन है, हमारा हुआ है, तो दवाई आयुर्वेदिक को ले रहा हूँ, तो इसका प्रोसेस थोड़ा बता देंगे क्या करना चाहिए। आपकी आवाज कट रही थी। थायराइड है ना आपको? किडनी का मेरा कैल्शियम भी बढ़ा चल हुआ रहा है है। 1। हाँ जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मेरे तक। म्यूट करो। नहीं सर, ऐसा है मेरा थायराइड मेरा को भी। थायराइड के लिए धनिया का पानी लीजिए, थायरोग्रेड टेबलेट आती है अपनी पतंजलि की, उस अचंत प्रभावटी याद ले लीजिए, कचनार गुग्गुल वगैरह आता है, वैसे तो थायरोग्रेड बना दिए स्वामी जी, और धनिया का पानी लीजिए, ठीक है, सर्वकल्प को कुछ देर लगातार ले लीजिए, और उज्जाई प्राणायाम अधिक करिए, सर्वांगासन, हलासन, कंद्रासन, इस आसन में कपालभाति, अनुलोम कपालभाति और भस्त्रिका करिए, अंतःकुंभक करिए, स्वामी जी हरिओम। उज्जाई प्राणायाम को 21 बार मुझे करते थोड़ा हैं। योगा बता दीजिए, ये किडनी का क्रिएटाइन बढ़ा हुआ है। क्रिएटिन बढ़ा हुआ है? हेलो, क्रिएटाइन। हाँ जी, क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। क्रिएटिन के लिए देखिए, एक तो हम गोखरू का पानी देते हैं, ठीक है, पानी की मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, ध्यान से सुने, गोखरू का पानी और रीनोग्रेड टेबलेट 2 गोली दिन में 2 बार दे सकते, 3 बार भी दे सकते अगर वैसा है, और सर्वकल्प को करना है, सर्वकल्प वृक्कदोषरक्वाथ, ये लेना है आपको। बाकी मंडूकासन, मंडूकासन के लिए पानी की मात्रा बढ़ाइए। देखिए बॉडी में मैं बता रहा हूँ क्या होता है, यही टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं, ब्लड में, है ना, जो जांच करते हैं। धीरे धीरे हम ये देखें कि हमने कौन सी चीजें, कल बताया भी था, 60 रस के बारे में बताया था, यही हमारी बीमारी के मूल कारण बनते हैं। तो हम अपने खान पीन को देखेंगे, क्या हमारे खाने पीने में ऐसा है, दिनचर्या में क्या ऐसा है कि जो हम फॉलो नहीं करते हैं, उसको करना प्रारंभ करें। एक तो किडनी की जो समस्या आजकल हो रही है, बहुत ज्यादा पुरुषों में हो रही है, वो खड़े होकर बाथरूम जाने के कारण हो रही है, बैठना उठना नहीं हो रहा है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कहाँ पर, घुटने में, एडी वगैरह में जमा हो जाता है, लोअर लिम्ब में, लंबे समय तक चेयर में बैठे रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है बीमारी का। ब्लड का सर्कुलेशन जो ठीक से ना होने के कारण किडनी से जो है, जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो नहीं निकल पाते। तो एक बीमारी के कई तरह के कारण होते हैं, वो हमें स्वयं देखना पड़ेगा। इसके लिए तो आपकी दिनचर्या को जानना जरूरी है कि आप क्या वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, तभी बताया जा सकता है। स्वामी जी मेरा भी क्वेश्चन है, जैसे बच्चे सुबह सुबह अगर खाली पेट दूध देते हैं तो उनके लिए दूध पीना हेल्दी होता है सुबह सुबह खाली पेट? ऐसा है, अगर बच्चों ऐसा नहीं कह सकते, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चे कि बच्चों को अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही, पेट अच्छे, देखिए किसी भी बीमारी का यदि पता करना है तो सबसे पहले किसी का स्टूल देखिए, फ्रेश कैसे होगा। अगर फ्रेश अच्छे से हो जाता है, सुबह का खाया हुआ शाम को खाया सुबह तक अच्छे से शरीर से निकल जाता है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपका एब्जॉर्बेशन अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए, अगर बच्चे सुबह से अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो पाते, गैस बनती है, ऐसी कोई समस्या करते हैं, तो दूध की मात्रा कम करिए, या फिर उसमें देख लीजिए और क्या करने लायक है ना, जल्दी दीजिए, दूध पी के तुरंत ना सोए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये हमें अकॉर्डिंग टू बॉडी कैसी है, उसको उस हिसाब से हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट यही है नेचुरोपैथी में, कि अपनी परिस्थिति को जानकर स्थिति को बदलना, अपनी परिस्थिति को जानकर कि मेरी परिस्थितियां क्या है, मैं कैसे जीवन जीती हूँ,
अब बच्चे खेल के आते हैं, उनको दूध की जरूरत है, वो पचा ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही दूसरा आदमी पिएगा, वृद्धावस्था वाला हो सकता है, उसको गैस बनने लग जाए। ये डिपेंड करता है, मात्रा पर डिपेंड करता है और बच्चों की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि उपवास करूँ तो 12-1 बजे के बाद मुझे सिर दुखने लग जाता है और बीपी लो हो जाता है। उसमें ऐसा करें, क्योंकि अभी अभ्यास ज्यादा नहीं है, तो पूरा बिल्कुल उपवास ना करें, दोपहर में आप कुछ ले लिया करें। ठीक है। हाँ, कोई फल ले सकते हैं या सूप जूस वगैरह ले सकते हैं, कोई ऐसा है ना। अच्छा, ले लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है ना, क्योंकि अब लंबा अभ्यास नहीं है। और पानी पी के देखिए, पहले जूस वगैरह लेके देखिए ना, ठीक है, तो आपका अभ्यास हो जाएगा। तो क्योंकि बॉडी, जैसे मान लो कोई पहले दिन फास्ट करता है, कभी उसने नहीं किया, उसको तकलीफ होगी, है ना। अच्छा, ठीक है। नंबर 2 डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कोई मेडिसिन है या कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, इसके लिए क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी जैसे हमने बताया कि जो है विटामिन डी की आदि की डिफिशियंसी भी हो जाती है ना, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारी बॉडी में। उसके लिए आपकी आवाज कट गई है। आप प्रश्न करके म्यूट कर लें, प्रश्न करके म्यूट करें तब आवाज सब सब लोग खोलेंगे तो कैसे सुनाई देगी मेरी आवाज। तो उसके लिए क्या है, सूर्य का प्रकाश, सुबह सुबह अच्छे से बैठे और कैल्शियम की जो मात्रा है उसको देख लें, बॉडी में कम तो नहीं हो रही है, विटामिन डी डिफिशियंसी हो रही है। थायराइड के कारण भी ये समस्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। मुझे कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस है और कोई तो उसमें जो है ना, शुगर बीपी कुछ नहीं है। अच्छी बात है। तो आप जांच करा लीजिए विटामिन डी की क्या स्थिति है आपकी, अगर लगता है। नहीं तो कुछ नहीं, सूर्य के प्रकाश में बैठिए और नेचुरल भोजन करिए। मल्टीग्रेन आटा की रोटियां लीजिए, उसमें जो तत्व की कमी वो पूरी हो जाती है। देखो क्या होता है, जब हम मल्टीग्रेन का पहले मोटा अनाज खाते थे, अनाज तो जो शरीर की आवश्यकता होती है वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता था, और जो नहीं हो सकता बाहर निकाल देता है। हाँ जी। ये आप जो है मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर लीजिए, आप देखेंगे जिस मिनरल की जरूरत है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो नहीं है वो सही से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज तो मुझे लगता है और ले लीजिए कुछ, तो कल दूसरा फिर विषय लेंगे, कल 16 संस्कार का। आज और किसी का प्रश्न हो तो ले लीजिए। और किसी का कोई प्रश्न? सर, ये मल्टीग्रेन आटा लेते हैं जी, सर, जो मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, ये आवाज कट रही है आपकी। सर, जो मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, ये आटा जो है रोज अलग अलग लेना चाहिए या मल्टीग्रेन ही खाना चाहिए? ये ऐसा है, देखो इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार आप ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए आप, है ना। देखिए होता क्या है, इसमें परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं होती। जिन मिनरल तत्वों की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी छोड़ देती है। लेकिन हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल अच्छी होनी चाहिए, तो उतना फिर इसका पता मैंने बताया ना कि हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रेश होना है वो कैसा है। फ्रेश होने जाते हैं तो अच्छे से हो पाते हैं कि नहीं, और दोनों टाइम फ्रेश होते हैं कि नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम फ्रेश होते हैं कि नहीं, तो उससे पता चलता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसा है। हम पानी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो सुबह भोजन करेंगे, शाम को तक हम फ्रेश हो जाएंगे, ये निश्चित है। अगर हमारी पानी की मात्रा पर्याप्त होती है हमारी शरीर में, हमारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो शाम को फ्रेश हो जाएंगे। नहीं क्या होता है, अगर हम ठीक से पानी की मात्रा नहीं लेते, भोजन ठीक मात्रा में नहीं करते, अधिक भोजन करते हैं, तो फिर हम फ्रेश नहीं हो पाते। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये पानी की मात्रा कैसे सुनिश्चित करें कि कितनी चाहिए? जैसे प्याज के बिना, प्याज को तो यूज करते ही हैं, अन्यथा कितना पानी चाहिए? ठीक है, अगर आप एसी वगैरह में तो प्यास कम लगेगी,
कूलर में रहेंगे तो प्यास कम लगेगी, धूप में रहेंगे तो प्यास ज्यादा लगेगी। तो ये डिपेंड करता है हमें रहना कैसे चाहिए। देखिए, हमें बॉडी को थोड़ा सा सहन करने देना चाहिए, थोड़ा धूप सहन करनी चाहिए। तो जैसे हम थोड़ा सा धूप में जाएंगे, टहलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो प्यास बढ़ेगी, और कुछ नहीं करेंगे, सारा दिन लेटे रहेंगे तो प्यास कम लगेगी, है ना। तो इस पानी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी निर्धारित करती है। हमें थर्स्ट महसूस होती, प्यास हमें महसूस होती है, फिर जब प्यास लगती तो हमें प्रयास ना करते। अच्छा जी, प्यास के बिना तो नहीं पीना ना? प्यास के बगैर क्यों पीना, प्यास तो लगेगी नहीं बगैर। फिर ये देखना है कि हम ऐसा तो नहीं, कूलर में एसी में रहेगा तो कैसे प्यास लगेगी, तो दिन भर में 2 गिलास पानी पिएगा तो बीमारी कारण नहीं बनेगा, टॉक्सिन्स निकलेंगे नहीं बॉडी से। तो ये तो संतुलन बनाना पड़ेगा। ये तथ्य ठीक है या गलत कि बॉडी का 10% पीना चाहिए पानी? इफ द बॉडी इज 60 kg then you should have 6 glasses। ऐसा ये बात ठीक है या गलत है? ये ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी ठीक है कि बॉडी में हमारे उसकी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। और रिक्वायरमेंट होगी फिजिकल एक्टिविटी का तो चाहिए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी का कि हमें कम से कम दिन में इतना पैदल चलना चाहिए, इतनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तभी तो उसमें पानी की डिमांड करेंगे, है ना। नहीं तो किडनी को अधिक वर्क करना पड़ेगा, किडनी तो कम वर्क करती है लेकिन वो पूरा लाभ नहीं मिलेगा ना। ठीक है, माइग्रेन जो होता है उसमें भी आप क्या करें कि जो अपना मेदा क्वाथ है ये तो ले ले, ठीक है, और भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करें, सर्वांगासन हलासन करें, पानी की मात्रा बढ़ाएं और पानी के साथ साथ लौकी वगैरह का सेवन करें, है ना। गर्म चीजें कम खाएं, ठीक है। भ्रामरी उद्गीत जैसे रात में सोने के टाइम जिस समय आपको माइग्रेन होता है तो उस समय आप थोड़ा सा भ्रामरी उद्गीत करिए, बादाम का तेल ये गाय के घी नाक में डालिए, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। ओके, शरीर की बीमारी यूरिक एसिड रेमेडीज जी, यूरिक एसिड की रेमेडीज किसी के लिए यूरिक एसिड के लिए बताया ना, गोखरू का पानी बताया, गोखरू का क्वाथ, गोखरू का पानी, गोखरदोसर क्वाथ, रीनोग्रेट टैबलेट, वृक्कदोसर बटी, रीनोग्रेट टैबलेट जो बोली है ना, इसको ले और साथ में प्राणायाम अच्छे से करें, खाने पे परिवर्तन करें, नमक की मात्रा कम लें, ठीक है, पानी उचित मात्रा में लें, और जो इसके आसन है मंडूका आसन आदि उसको पर्याप्त मात्रा में करें। शशकासन है, मंडूकासन है, योग मुद्रा आसन है, ठीक है। अब चलिए शांति पाठ करें। ओम जी ओम, धन्यवाद। शांति, शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, शांति सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को आपके मूल्य समय अनुभव हम हृदय से आभार करते हैं। आप हमारे दिशा दृष्टिकोण देंगे, सभी साथियों से कर लेते हैं, आगे से जाते हैं। कल भी आए, ओम